हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। तो अगर आप वाइट बोर्ड की तरफ देखें तो आपको यहाँ पे ये एक टॉपिक नज़र आ रहा है साइटोप्लाज्म का। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो है वो मैं आपको बताऊँगा, तो उनके बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली बात जो है वो है सेल की, कि सेल क्या है। सेल के बारे में मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो प्लांट की फॉर्म में है, वो एनिमल की फॉर्म में है, वो फंजाई है, बैक्टीरिया है, किसी भी फॉर्म में है, वो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना है जिसको हम बोलते हैं सेल। अंडरस्टैंड। तो जब भी आप सेल को देखें, ये मैंने सेल लिखा, जब आप सेल को देखते हैं तो सेल के बाहर एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ये जो सेल है इसकी बाहर जो लेयर है वो मैंने बनाई है ग्रीन कलर से, ठीक है। और सेल वॉल के अंदर ये ब्लू कलर वाली लेयर है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर ये जो जितना भी एरिया है इसको प्रोटोप्लाज्म। तो अगर सेल से सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाए तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा उसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट। क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट। मैंने अभी जस्ट आपको यह बताया कि सेल के जो प्लांट सेल हैं उनसे सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाए तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। अंडरस्टैंड। प्रोटोप्लास्ट के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म मीन के ये जो सेल में सेल वॉल रिमूव की तो बन गया था प्रोटोप्लास्ट। अब सेल वॉल के बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी रिमूव कर दें तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा उसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसको तमाम स्टूडेंट ने जरा गौर से देखना है कि हमारे पास ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये जो सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर रेड कलर की मेम्ब्रेन है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्लाज्मा ब्लू कलर की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में ये जितना भी एरिया आपको नजर आ रहा है, ये जो डॉटेड से मैंने शो किया हुआ है, इस सारे एरिया को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसका मतलब है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल था उसको हमने बोला था प्रोटोप्लाज्म, और उसके अंदर से जब हमने न्यूक्लियस निकाल दिया, ये देखें न्यूक्लियस को माइनस कर दिया, जो बाकी पोर्शन बचता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो फिर जरा आप मुझे बताएं कि प्लांट सेल की सेल वॉल को रिमूव किया, बन गया प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव कर दिया, रह गया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर से न्यूक्लियस को निकाल लिया तो पीछे रह गया साइटोप्लाज्म। अंडरस्टैंड। अब हम स्टार्ट करते हैं साइटोप्लाज्म से। हमारा जो मेन टॉपिक है वो साइटोप्लाज्म है। ये जो मैंने 3 स्टार से इसको शो किया है, हमने असल में इसकी डिटेल आगे पढ़नी है। जब भी आप साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो यहां पे जो साइटो वर्ड है इसका मतलब होता है सेल, और प्लाज्म वर्ड फ्लूइड से निकला है। ऐसा फ्लूइड्स जो सेल के अंदर पाया जाए उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जब आप साइटोप्लाज्म को देखते हैं तो साइटोप्लाज्म के 2 पोर्शन हैं। जैसा कि आपको ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेंटर में जितना भी एरिया नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म को फर्दर 2 ग्रुप में कैटेगराइज किया। कौन कौन से? एक वो है कि साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेली मौजूद होती हैं, उनको फर्दर हमने 3 ग्रुप में कैटेगराइज किया है। वो कौन कौन सी हैं ये भी देखते हैं। अगर साइटोप्लाज्म से ऑर्गेनेलीज माइनस कर दें तो जो पीछे रिमेनिंग पोर्शन बचता है उसको हम बोलते हैं साइटोसोल। साइटोसोल का जो एटमोलॉजी है वो है सॉल्युबल पार्ट। साइटोप्लाज्म के अंदर जितना भी सॉल्युबल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं साइटोसोल। साइटोसोल की एक्सप्लेन आगे करने से पहले मैं ऑर्गेनेलीज के बारे में जरा थोड़ा सा बता दूं कि स्टूडेंट्स, जब भी आप सेल के अंदर पाए जाने वाली तमाम ऑर्गेनेलीज को देखें तो हम ऑर्गेनेलीज को 3 ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं। कुछ ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज हैं, जिसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती, जैसा कि राइबोसोम्स। आपने राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा कि राइबोसोम्स एक ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जिनके बाहर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। उसके बाद सेंट्रियोल, उसके बाहर भी मेम्ब्रेन नहीं है।
इसके अलावा कुछ ऐसी ऑर्गेनेलिज हैं जो मेम्ब्रेनस है, जिसके बाहर मेम्ब्रेन होती है, जिस तरह के पेरोक्सिसोम है, ग्लाइकोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज हैं, इनमें मेम्ब्रेन मौजूद होती है। और कुछ ऐसी ऑर्गेनेलिज हैं जिनके बाहर डबल मेम्ब्रेन होती है, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो न्यूक्लियस है इसके बाहर भी मेम्ब्रेन होती हैं, लेकिन बहुत से साइंटिस्ट जो हैं वो न्यूक्लियस को ऑर्गेनेलिज में शामिल करते हैं और बहुत से उसको एरेडिकेट कर देते हैं। तो ये हमारी एक अलग से बहस है कि न्यूक्लियस आया कि जो ऑर्गेनेलिज है कि नहीं, अगर है तो वो क्यों है, अगर वो नहीं तो वो क्यों नहीं। इसको भी इंशाल्लाह किसी टॉपिक के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियस जो है वो ऑर्गेनेलिज है कि नहीं। अंडरस्टैंड। तो उसके बाद जब भी हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो उसमें ऑर्गेनेलिज मौजूद नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं। ये जितनी भी मैंने ऑर्गेनेलिज का नेम लिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, ये जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद हैं। तो उसके बाद साइटोप्लाज्म का जो सॉल्युबल पार्ट है उसको बोलते हैं साइटोसोल। स्टूडेंट, साइटोसोल को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसा? साइटोसोल के दो पार्ट हैं, एक को बोलते हैं ट्रू साइटोसोल या ट्रू सॉल्यूशन और दूसरा है कोलाइडल सॉल्यूशन। अब ये जो साइटोसोल का जो ट्रू सॉल्यूशन है वो क्या है? जब भी हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं तो पहली बात है ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट, यहां पे मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दूं, स्पेशली बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवर रोटेटरी शुगर को स्टडी करने के लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिफरेंट पोलैरिमीटर्स जो यूज करते हैं उसमें क्या करते हैं कि हम लाइट पास करते हैं डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर से, और लाइट की डिफ्रैक्शन से हम ये चेक कर सकते हैं कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस किस्म के हैं। तो यहां पे ये जो ट्रू सॉल्यूशन है साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोसोल के अंदर, वो उसमें से जब लाइट पास करें तो लाइट पास हो जाती है, और जिस चीज के अंदर से लाइट पास हो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या हो सकती है कि साल्ट, ग्लूकोज, फैटी एसिड, प्रोटीन जो डिजॉल्व हैं, स्पेशली आयंस वगैरह जो होते हैं सेल्स के अंदर, पोटाशियम, सोडियम, और इस तरह के जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं और वो ट्रू सॉल्यूशन की फॉर्म में हों तो वो इसमें आ जाएंगे। लेकिन कुछ साइटोसोल का कुछ ऐसा पार्ट है जिसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन जो है ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ये ट्रांसल्यूसेंट है, क्योंकि जब भी हम इसके अंदर से लाइट पास करें तो लाइट पास करने के बाद इसमें कुछ बड़े पार्टिकल होते हैं एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। वो जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो लाइट को पास नहीं होने देते, बल्कि लाइट उन पार्टिकल के साथ टकराती है और ऐसे डाइफ्रैक्ट हो जाती है, और वो सारे का सारा एरिया जो है वो हमें जरा थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, वो एरिया हमें थोड़ा सा अपीयरेंस होगी उसकी, वो नजर आना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि उसमें लाइट की डाइफ्रैक्शंस हो रही है। कोलाइडल सॉल्यूशन की जब हम बात करें तो इसके दो पार्ट हैं, एक को बोलते हैं सोल और एक को बोलते हैं जेल। सोल जो है ये कम विस्कस है, विस्कस होता है, आपको पता है कि विस्कोसिटी से निकला है, और इसमें किसी केमिस्ट्री में इस चीज को एक्सप्लेन किया जाता है कि किसी भी चीज की थिकनेस जो है वो क्या, उसको हम विस्कस या विस्कोसिटी कहते हैं। ये जो सोल वाला एरिया है ये जरा कम विस्कस है, और ये जो जेल वाला है ये जरा ज्यादा विस्कस है। दोनों ही टाइप कोलाइडल सॉल्यूशंस की हैं। तो ये हमारे पास जो है साइटोप्लाज्म का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। तो आगे जो है मैंने ये स्ट्रक्चर्स जितना भी सेल्स का है इसकी डायग्राम्स वगैरह को पूरा फिजिक्स के रूल के मुताबिक बताना है, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछता हूं कि बताएं हमने अभी क्या पढ़ा। शाबाश। देखें, सेल वॉल रिमूव की तो प्रोटोप्लास्ट, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिमूव की तो प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियस निकाला तो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से ऑर्गेनेलिज निकाल ली तो साइटोसोल। साइटोसोल के दो पार्ट हैं, सोल एंड जेल। साइटोसोल जो है इसके दो पार्ट हैं, सॉरी, ट्रू एंड कोलाइडल। ट्रू जो है इसमें ट्रू सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल के दो पार्ट हैं, एक सोल एंड जेल। अंडरस्टैंड? ये अभी तक हमने डिस्कस किया है। इसकी डिस्कशन के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स की तरफ। एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है इसको हम एक्टिव मैस मूवमेंट भी कहते हैं। जब भी आप सेल के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं,
सेल के स्ट्रक्चर्स के अंदर सारे का सारा साइटोप्लाज्म ऐसे मूव कर रहा होता है। सेल के अंदर जब ये सारे का सारा साइटोप्लाज्म मूव कर रहा होता है तो इसकी मूवमेंट के लिए एटीपी चाहिए, और आपको पता है कि ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसमें एटीपी रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं एक्टिव मैस मूवमेंट या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक चीज और, ये चीज जो है, ये जो मूवमेंट है ये इसे राउंड सर्कल में मूव कर रही है, इसलिए साइटोप्लाज्म की इस मूवमेंट के लिए स्पेशल टर्म यूज की जाती है जिसको हम बोलते हैं साइक्लोसिस। साइक्लोसिस के बाद यहां पे दो फोर्सेस का मैं जिक्र करूंगा, एक है सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, जिसके बारे में हमने पढ़ा। मैंने भी 2010 मैट्रिक में जो है इसको पढ़ा फिजिक्स के अंदर कि ये फोर्सेस क्या हैं। क्योंकि आपको पता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी चीज जो है, कोई सॉल्यूशन है, कोई लिक्विड है, जब आप उसको ऐसे सर्कल में घुमाएं, उसको मूव करवाएं, रोटेट करवाएं, तो जो लाइट पार्टिकल हैं वो सेंटर में आ जाते हैं और जो हैवी पार्टिकल हैं वो साइडों पे चले जाते हैं। अगर आप साइटोप्लाज्म के अंदर देखें तो ये जो साइडें हैं ये सारी की सारी ज्यादा जो है लार्ज और ये थिकनेस है, और ये जो जितने भी लार्ज पार्टिकल हैं वो साइडों पे अरेंज हो चुके हैं और जितने भी स्मॉलर पार्टिकल हैं वो सेंटर में अरेंज हो गए हैं। अब यहां पे एक चीज और याद रखनी है, जब भी किसी भी सेल की साइक्लोसिस स्टॉप हो जाती है उसमें एक्टिव मूवमेंट जो है, स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है, अगर वो स्टॉप हो जाए तो सेल की उसी वक्त डेथ हो जाती है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर ये जो सेल्स मरते जाते हैं और नए सेल्स जो हैं वो बनते जाते हैं। तो हमारे पास ये जितना भी आज आपने साइटोप्लाज्म का टॉपिक पढ़ा है, अगर आपको किसी भी पॉइंट की या किसी भी जगह से कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो आप उसको जो है पूछ सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं कमेंट की फॉर्म में। तो यही हमारा आज का साइटोप्लाज्म था, जो बेसिकली लिविंग पार्ट होता है किसी भी सेल के अंदर, और सेल जिंदा ही इसी वजह से है। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।